चलें बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We are moving into the most important segment in chemical equilibrium, that is calculations involving Kp and Kc. We'll be talking about a number of problems जहाँ पे आपको बेटा कभी किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इवैल्यूएट करना है, कभी किसी रिएक्शन में Kp इवैल्यूएट करना है, कभी किसी रिएक्शन में Kc वहीं से दिया हुआ है, किसी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, किसी के इक्विलिब्रियम मोल्स निकालने हैं। इसी तरह से कभी आपको Kp वहां से दिया गया, किसी का पार्शियल प्रेशर वगैरह आपको निकालना पड़ेगा। ये टॉपिक काफी लंबा जाएगा। इट विल टेक अस फ्यू डेज टू कंप्लीट ऑल द पॉसिबल प्रॉब्लम पैटर्न्स। लेकिन मैं इतना बताऊं बेटा कि दिस इज द पोर्शन इन द केमिकल इक्विलिब्रियम वेयर द स्टूडेंट्स फंबल, जहां पे बच्चे को सच में लगता है कि नहीं, जैसे अब जाके एक लेवल की क्वेश्चंस जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला पोर्शन जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का, ये बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, अच्छी तरह से हर एक बात समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह थिंग्स विल बिकम, विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट calculations involving Kp and Kc. We are going to have the problems of this pattern. Calculations involving Kc and Kp. जिन भी रिएक्शंस में आपका Kc या Kp इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे Kc Kp इवैल्यूएट करना है या फिर Kc Kp को यूज करके कोई और चीज को इवैल्यूएट करना है बेटा, उन सारी प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे। फिलहाल ऑन डे 1 जो भी प्रॉब्लम्स Kc Kp के रिलेटेड आपको मिलेंगी बेटा, मैं ब्रॉडली इन न्यूमेरिकल्स को दो सेट्स में डिवाइड करूंगा। विल बी हैविंग प्रॉब्लम सेट 1, राइट, विल बी हैविंग प्रॉब्लम सेट 1 विच विल बी इन्वॉल्विंग Kc, राइट, वो सारी प्रॉब्लम्स जहां पे Kc इन्वॉल्व होगा। एंड वी विल बी हैविंग प्रॉब्लम सेट 2 जहां पे आपका Kp इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दे विल बी ऑल द प्रॉब्लम्स विच विल बी इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। ठीक है, बिकॉज दोनों तरह की प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ता है, तो इस वजह से बेटा आपको दोनों में बिल्कुल एक अलग अलग सेपरेट पैटर्न जो है कंसिडर करना पड़ेगा। सो सेट 1 विल बी द न्यूमेरिकल्स विच इन्वॉल्व Kc and set 2 will be the numericals involving Kp। फिलहाल हम आज बेटा यहां से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कहां पहुंच पाएंगे। So I'll be talking about the numerical patterns जहां पे आपका Kc इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बेटा हम सेट 1 की बात करेंगे। आप अपने नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाओगे, आप लिखोगे बेटा सेट 1, ठीक है, न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्विंग Kc। तो न्यूमेरिकल सेट नंबर 1, they will be numericals involving Kc, involving Kc। अब मसला यह है कि अगर हमें किसी रिएक्शन में Kc इवैल्यूएट करना है, सपोज, ठीक है, Kc तक पहुंचना है, तो आपको बेटा कॉमन सेंस पे सोचना है किसी भी रिएक्शन का Kc जो होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by concentration of reactants at equilibrium, right? तो किसी भी रिएक्शन के Kc तक पहुंचने के लिए आपको उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है। अगर आपको उन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पता चल जाती हैं Kc एक्सप्रेशन में, बस वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करके अपना Kc जो है उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है। या फिर अगर कभी Kc वहीं से दिया गया, किसी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई, आपको तब भी यही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी बेटा, ताकि आप किसी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट करें। तो शॉर्टकट में मसला यह है कि जब भी Kc इन्वॉल्व होगा, आपने ये एक्सप्रेशन यूज करके बेटा कभी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ सकता है, कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ सकता है, राइट। अब मसला यह है कि इस एक्सप्रेशन तक पहुंचा कैसे जाएगा। तो आपको बेटा इस एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो आपको बेटा कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जब भी आप प्रॉब्लम्स की बात करेंगे इन्वॉल्विंग केसी। मैं बस स्टेप्स का नाम बता रहा हूं, आप स्टेप्स साथ साथ लिख दीजिएगा, उसके बाद हम इन स्टेप्स को बेटा एक एक करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, यू शुड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 1 जो आपके पास है बेटा, यू शुड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। यू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम इन स्टेप्स को एक एक करके अप्लाई करेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप, यू विल बी राइटिंग द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, राइट, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। जिस भी रिएक्टेंट के जितने भी मोल्स के साथ रिएक्शन को शुरू किया जाता है, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हर एक कंपोनेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, व्हाटएवर इट इज, राइट, उसके नीचे, उस कंपोनेंट के नीचे उसके इनिशियल मोल्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना कि हम एग्जांपल लेके इन सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा स्टेप जो है, यू विल ट्राई टू कैलकुलेट, राइट, या यू विल राइट नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, ये तो रिएक्टेंट्स के लिए है, एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मड। आपको पता है कि मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आपको नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कितने मोल्स वहां पे रिएक्ट कर चुके हैं किसी रिएक्टेंट के, या कितने मोल्स वहां पे बन चुके हैं किसी प्रोडक्ट के अप टू द इक्विलिब्रियम स्टेज, राइट। एंड वंस यू कैलकुलेट कि किसके कितने मोल्स इक्विलिब्रियम पे रिएक्ट कर गए या बने हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हैं बेटा। यू कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम मोल्स, राइट, यू कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट्स इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मौजूद हैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट साइड से बेटा, उन सारे कंपोनेंट्स के इक्विलिब्रियम मोल्स आपको निकालने, ठीक है। आप बस स्टेप्स लिखते चले जाइए, हम एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ। उसके बाद यू विल कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, राइट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है कि C रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन को, और EQ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। सो यू विल कैलकुलेट या राइट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स, राइट। और जो ही आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस का पता चला, फिर जाके फाइनली आप यूज करेंगे KC एक्सप्रेशन, फाइन। तो ये 5-6 स्टेप्स आपके पास हैं बेटा, और इन 6 स्टेप्स में आपकी न्यूमेरिकल जो है, कोई भी प्रॉब्लम जो केसी की है, मैक्सिमम इन 6 स्टेप्स में आपकी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि कोई न्यूमेरिकल सिर्फ 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी, जहां पे आपको सिर्फ इतना करना है। कई बार ऐसा होगा बेटा जहां पे आपकी न्यूमेरिकल 3 स्टेप्स में, कई बार 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। But maximum it will take you 6 steps to solve any numerical based on the equilibrium constant Kc. स्टेप्स पे एक बार फिर से नजर मारिए बेटा। यू नीड टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यू नीड टू राइट द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, you need to write the number of moles which have reacted या which have formed, reacted in case of reactants and formed obviously in case of products up to equilibrium. Then we have to see अब किसके कितने moles equilibrium mixture में बचे हैं. That means you are going to calculate equilibrium moles of each of the components. Then you will write the equilibrium concentration of each of the components. Then you will use the Kc expression to calculate any of the quantities. चाहे आपको Kc पूछा है या equilibrium concentration पूछी है बेटा, तो ये सारे स्टेप्स आपको दिमाग में रखने हैं. ठीक है, अब जाके बेटा इनको अप्लाई करने से पहले, ठीक है, यहां से निकलने से पहले, इनको एक एग्जाम्पल में अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है जिसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं. बिकॉज ये सारी चीजें जो है बेटा हमें न्यूमेरिकल्स में यहां पे सॉल्व करनी पड़ेंगी. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से. राइट, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. जबकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स विच डिसोसिएट divided by the total moles of that substance taken. Right, number of moles which dissociate divided by total number of moles of that substance taken. Right, मान लीजिए बेटा
आपने कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराया इन ए क्लोज्ड वेसल, राइट, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है, यू नो दैट रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपने इस कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराना चाहा, आपने कुछ ना कुछ टोटल मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के लिए थे, लेकिन जब उसका डिकम्पोजिशन शुरू हुआ, फाइनली वहां पे इक्विलिब्रियम सेट हुआ। क्योंकि इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शंस में आपको पता है कि आपका रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि उसके कुछ मोल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके कुछ मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मोल्स जो है बेटा दे रिमेन अनडिसोसिएटेड। सो उसके कितने मोल्स डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय आपने टोटल में उसके कितने मोल्स लिए थे, इस रेशियो को बेटा कहा जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इज दैट पार्ट क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है, जब वो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में या इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा बेटा, उसके टोटल में से कभी भी सारे के सारे मोल्स डिसोसिएट नहीं हो जाते हैं। सो जहां तक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की बात है बेटा, सो आई कैन से फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, यू नो, number of moles dissociated is always much less as compared to the total moles taken, right? Yeah, I can simply say is less as compared to total moles taken. So अगर उनके number of moles बेटा कम है as compared to total moles, खुद देखिए जब ND का वैल्यू कम हुआ as compared to total moles taken, जाहिर सी बात है अल्फा का वैल्यू जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, बिकॉज जब न्यूमरेटर की वैल्यू कम हुई as compared to denominator, that means बेटा ये वाला रेशियो जो होगा that will be less than 1. So that is alpha का वैल्यू जो होता है वो less than 1 होता है। और दूसरी बात, अगर आपको यह देखना है कि कितने मोल्स डिसोसिएट हुए अप टू इक्विलिब्रियम, तो वो किसके बराबर आएगा? तो वो चीज भी आपको यहां से निकालना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स विच हैव डिसोसिएटेड अप टू इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्टेंट। जब भी कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट हो जाता है अप टू इक्विलिब्रियम, तो उसके कितने मोल्स डिसोसिएट हो चुके हैं, अगर उसको अल्फा के साथ रिलेट करना होगा बेटा, सो दैट विल बी रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय NT, isn't that? So number of moles dissociated for any reactant till equilibrium is always related to degree of dissociation by the expression alpha into we have total moles taken. Is that part clear बेटा? अब मसला ये है, यहां से मैं एक और चीज निकालना चाहूंगा बेटा, we have some space here, मैं इस स्पेस को यूज करना चाहूंगा ताकि हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब देखिए ये जो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराया, उसको डिसोसिएट कराया, जो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए हैं अप टू इक्विलिब्रियम, सुई गोना बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड मतलब होता है ना नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, क्योंकि जो जो उसका मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है वही मतलब है कि रिएक्ट हो रहा है। सो चूंकि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड के बराबर होता है, और जो आप टोटल मोल्स लेते हैं, राइट, जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना शुरू किया था, जो आपने उसके टोटल मोल से रिएक्शन को शुरू किया था बेटा, दोस टोटल मोल्स विल बी बेसिकली कॉल्ड एज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। सो जो आपके पास बेटा टोटल मोल्स होते हैं, दे आर बेसिकली द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अब अगर ND का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, NT का मतलब होता है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, राइट, तो मुझे बताएंगे आप ND के बदले में क्या लिख सकते हैं? वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, कोई भी रिएक्टेंट के कितने मोल्स रिएक्ट किए जाते हैं या रिएक्ट होते हैं अप टू इक्विलिब्रियम, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू n टोटल के बदले में आई कैन टेक इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन बेटा याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट रिएक्टेड अप टू इक्विलिब्रियम, अगर उसको रिलेट करना होगा विद इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज रिलेटेड बाय द इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड इज इक्वल टू अल्फा इनटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? ये ये एक और चीज है जो कि हमें असल में न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम आ जाएगा, ठीक है। अब जाके इन स्टेप्स पे हम बेटा इन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे ताकि हम ये सीख पाए कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इजंट दैट? सबसे पहला स्टेप आपके पास है बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज क्वेश्चन आपसे कभी ये कहता है कि हमने नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना लिया, ठीक है। ये आपको बेटा क्वेश्चन वहीं से कहता है। क्वेश्चन ने मान लीजिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वहां से नहीं दिया है, अगर वहां से दिया है यू नीड टू राइट दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
लेकिन जब भी आप केसी केपी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सबसे पहला स्टेप आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर वहां से दिया है तो वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन अगर वहां पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दी है बेटा, यू नीड टू डिजाइन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन योरसेल्फ। सो सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन ये कह रहा हूं कि सपोज किसी क्वेश्चन में कहा गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस को कंबाइन करके हमने अमोनिया बना दिया, तो आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया बनाना है। तो अगर आप इस रिएक्शन में कोई भी कैलकुलेशन करना चाहें केसी के रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब एक इक्वेशन को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहां पर हमारे पास दो नाइट्रोजन हैं बेटा, तो यहां पे दो नाइट्रोजन होने के लिए उसको ट्वाइस लेना पड़ेगा। यहां पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो यहां पे 6 हाइड्रोजन होने के लिए इसको 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका, ये नाइट्रोजन हमारे पास है बेटा, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये अमोनिया बना गया मेरे लिए। ठीक है, बात आराम से समझना। यहां पर मेरे पास दो नाइट्रोजन्स हैं, यहां पे एक ही है, तो इसको एक बनाने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये टू कैंसिल हो गया, आपके पास एक ही नाइट्रोजन बचा, जैसे प्रोडक्ट साइड से है। आपके पास प्रोडक्ट साइड से 3 हाइड्रोजन है, तो इसको 3 हाइड्रोजन बनाने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये टू कैंसिल आउट हुआ, आपके पास यहां से भी 3 हाइड्रोजन आ गए, वहां से भी 3 हाइड्रोजन है। ये भी एक और एक तरीका हो गया इसको बैलेंस करने का। एक और तरीका ये है बेटा, मैं इस इक्वेशन को किसी सपोज मेरे पास रिएक्शन ये है, इट्स N2 प्लस वी हैव H2 इन इक्विलिब्रियम विथ NH3, राइट। मैं इसके कंपैरिजन में कोएफिशिएंट डबल ले रहा हूं, सो आई विल टेक दिस एज 4 टाइम्स NH3, आई विल टेक दिस एज 6 टाइम्स H2, आई विल टेक दिस एज ट्वाइस NH3 ट्वाइस N2। रिएक्टेंट साइड से 4 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट साइड से भी 4 नाइट्रोजन। रिएक्टेंट साइड से 12 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड से भी 4 3 और 12 हाइड्रोजन। ये भी तो मेरे लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब मसला ये है, ये एक स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ना। रिएक्शन सेम है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, रिएक्शंस आर सेम। मगर स्टोइशियोमेट्री, आप स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे, दे आर डिफरेंट। तो यहां पे स्टोइशियोमेट्री है 1:3:2, यहां पे है 1/2:3/2:1, यहां पे है 2:6:4। तो यहां पे आपके पास स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। सो दीज आर डिफरेंट स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेम रिएक्शन। और हम कल ही तो कह चुके हैं कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आप में से कोई बच्चा ये वाली रिप्रेजेंटेशन लेगा, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक वैल्यू आएगा। अगर किसी बच्चे ने ये वाली रिप्रेजेंटेशन को लेके इस तरह से बैलेंसिंग करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाएगा, बिकॉज ये एक डिफरेंट स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। और अगर किसी बच्चे ने ये वाली प्रॉब्लम बेटा, ये वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन ली और इसको यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ऑब्वियसली उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट आ जाएगा। मगर आपके पास ऑप्शन 4 में से एक ही तो सही होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, आपने ये जानना पड़ेगा कि जब भी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, हम किस तरह की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट शुड ऑलवेज बी लाइक कि उसमें मिनिमम होल नंबर कोएफिशिएंट होना चाहिए, ना ही उसमें फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट होना चाहिए और ना ही उसमें बेटा हायर होल नंबर कोएफिशिएंट होना चाहिए। अगर मैं सपोज इस रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा, इसमें आपका फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट आ रहा है 1/2 3/2, तो ये वाली इक्वेशन भी आपको कंसीडर नहीं करनी है बेटा। अगर आप इसकी बात करेंगे, इसमें हायर होल नंबर कोएफिशिएंट्स हैं, बिकॉज इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इवन 2 1 आर 2 3 आर 2 2 आर, राइट। तो चूंकि आप इस स्टोइशियोमेट्री को अभी भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये तो सिंपल होल नंबर कोएफिशिएंट्स है नहीं। और अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन पे नजर मारें बेटा, यहां पर आपके पास मिनिमम होल नंबर कोएफिशिएंट है, जिसको और फर्दर मिनिमम होल नंबर नहीं बनाया जा सकता है। So whenever you are going to write the balanced chemical equation, please remember one thing कि आपकी balanced chemical equation ऐसी होनी चाहिए which contains minimum whole number coefficient। अगर आपका coefficient fractional आता है, ठीक है, तब जाके उसको minimum whole number coefficient बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपके कोएफिशिएंट्स हायर होल नंबर आ रहे हैं, उनको कोशिश करनी है बेटा कि मिनिमम होल नंबर कोएफिशिएंट बनाया जाए। मगर
ये सिर्फ तब करना है जब वहां से बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दी है। अगर वहां से बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है, उसने जो भी फॉर्मेट दिया होगा, उसने जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी होगी, आपने उसी को ट्रीट करना है एज द राइट फॉर्म। वहां पे आप उसको ये नहीं कहेंगे है पागल इसने गलत किया है, हमें तो असल में मिनिमम होल नंबर कोएफिशिएंट लेना पड़ता है। नहीं, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि उसने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसने उसी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। बात समझ रहे हो ना? उसने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसने उसी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो कभी उसके रिप्रेजेंटेशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करना। उसने फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स दिए हैं, यू विल राइट द इक्वेशन इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। उसने हायर होल नंबर कोएफिशिएंट्स दिए हैं, यू विल राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन दैट फॉर्मेट। उसने मिनिमम होल नंबर कोएफिशिएंट दिया है, आप उसी फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। ये चीजें तब आप पे डिपेंड करती हैं बेटा, जब आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन वहां से ना दी हो और आपको पता है कि एक ही रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। अब बेस्ट तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है बेटा जहां पर आपके पास मिनिमम होल नंबर कोएफिशिएंट्स होगा। तो जहां तक इस रिएक्शन की बात है, विल द बेस्ट केमिकल इक्वेशन बेटा, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कंसीडर किया जाता है, जिसके लिए असल में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाता है बेटा, दैट विल बी दिस वन, बिकॉज इट कंटेन्स मिनिमम होल नंबर कोएफिशिएंट्स। इनको और नीचे होल नंबर नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं इन कोएफिशिएंट्स को और कम करूं तो ये ऑब्वियसली आपका फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट बन जाएगा। लेकिन इसकी बात करेंगे, ये अभी भी मिनिमम होल नंबर बन सकता है। इसको अगर आप सबसे थ्रू आउट 2 से डिवाइड करोगे, इवन 1 टाइम्स N2 प्लस 3 टाइम्स H2 प्लस ट्वाइस NH3, ये अभी भी मिनिमम होल नंबर बन सकता है। ये फ्रैक्शनल है बेटा, लेकिन ये जो है दिस इज दैट स्टैंडर्ड फॉर्म जिसके लिए आपको असल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ता है। इज दैट पार्ट क्लियर? ये आपकी सबसे पहली बात हुई, यू नीड टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इज दैट पार्ट क्लियर? उसके बाद मैं सेकंड स्टेप में आ रहा हूं। तो मेरा पहला स्टेप हो गया हाउ टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस तरह की है, इट्स A टाइम्स A प्लस वी हैव B टाइम्स B इन इक्विलिब्रियम विथ C टाइम्स C प्लस वी हैव D टाइम्स D। बात समझ लीजिएगा, ये मेरे पास अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, चाहे वहां से दी थी या मैंने डिजाइन करी। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन नाउ। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप होता था, यू नीड टू राइट द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है बेटा जिन नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिएक्शन को शुरू किया जाता है, राइट? सपोज इनिशियल मोल्स जो है उनको शॉर्टकट में Ni से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? These number of moles are usually given from there. In the question they'll be given. Okay? So, अगर हम initial moles की बेटा बात करेंगे, suppose इसके initial moles A जो है इसके initial moles दिए गए थे A नॉट, right? A के initial moles दिए गए थे A नॉट। ये B जो है इसके initial moles दिए गए थे B नॉट। क्योंकि initially आपको पता है कि प्रोडक्ट तो नहीं बना होता है, तो अगर इनिशियली क्वेश्चन ने कहा है कि कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, तो इसके भी इनिशियल मोल्स आप लेंगे 0 और इसके भी इनिशियल मोल्स आप लेंगे 0। मगर कई प्रॉब्लम्स आपको ऐसी मिलेंगी बेटा जहां पे इनिशियल मोल जो है वो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है। सपोज A0 मोल्स ऑफ A एंड B0 मोल्स ऑफ B आर रिएक्टेड इन अ वेसल ऑलरेडी कंटेनिंग C0 मोल्स ऑफ C। सो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हमेशा बेटा पहले से 0 हो, यह डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम कैसे किस तरह से आपके सामने इंफॉर्मेशन रखता है। सो नॉर्मली आपका प्रोडक्ट होता है 0, मगर अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर में पहले से ही कुछ प्रोडक्ट मौजूद रखा गया है, बात समझ रहे हो? सो तब जाके जो आपका प्रोडक्ट है बेटा उसके इनिशियल मोल्स को आप 0 नहीं लेंगे। अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द इनिशियल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू 0। जब हम इस पैटर्न की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे तो आपके सामने बेटा उस वक्त बात क्लियर हो जाएगी। फिलहाल यह चीज आपने जहन में रखना है कि इनिशियल मोल्स आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। हर एक रिएक्टेंट के कितने कितने मोल्स के साथ रिएक्शन को शुरू किया जा रहा है, राइट? इनफैक्ट ये जो आपके पास इनिशियल मोल्स हैं, ध्यान से बात को सुनना बेटा, ये जो इनिशियल मोल्स आपके पास होते हैं इनका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैन बी एनीथिंग एंड इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कैन बी द सेम और इट कैन बी डिफरेंट। बात समझ रहे हो बेटा? सो ये जरूरी नहीं है कि यहां पे सपोज इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो इसका मतलब यह है कि मुझे जरूरी करके इसका 1 मोल लेना है, मुझे जरूरी करके इसके 2 मोल्स लेने हैं ना।
स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपको सिर्फ बताते हैं कि कौन किसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स रिएक्ट करेगा और कौन कितना वहां पे बन सकता है। तो इनिशियल मोल्स जो भी आप रिएक्टेंट्स के ले रहे हैं बेटा, उनका स्टोइशियोमेट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ मोल्स, सपोज दिस A इज इक्वल टू 1, दिस B इज इक्वल टू 2, राइट? आई कैन टेक A नॉट इक्वल टू 5 मोल्स, 7 मोल्स, 10 मोल्स, 0.1 मोल, 0.2 मोल। आई कैन टेक B नॉट इक्वल टू एनीथिंग. So I can start the reaction with any number of moles of the reactants. Is that clear बेटा? तो मेरा पहला स्टेप क्या था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो हमने सीखा कैसे लिखना पड़ता है। मेरा दूसरा स्टेप क्या था? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो वो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स भी आपने लिए। मेरा तीसरा स्टेप जो होगा, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड, राइट? रिएक्टेड फॉर द रिएक्टेंट्स, फॉर्मड फॉर द प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा? रिएक्टेड जो है that is for the reactants and formed is for the products. Is that part clear बेटा? अब देखिए किसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं अप टू इक्विलिब्रियम, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट? आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती है कौन कितना रिएक्ट कर चुका है अप टू इक्विलिब्रियम, मगर ये इंफॉर्मेशन जो है बेटा आपको सिर्फ एक कंपोनेंट के बारे में दी जाती है। सपोज आपको कहा गया इक्विलिब्रियम तक इसके जो हैं एक्स मोल्स रिएक्ट कर चुके थे, या इक्विलिब्रियम तक इसके जो हैं वाई मोल्स रिएक्ट कर चुके थे, या इक्विलिब्रियम तक इसके जो हैं जेड मोल्स बन चुके थे। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज तक कोई भी कंपोनेंट कितना रिएक्ट कर चुका है या कितना बन चुका है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, बट ओनली अबाउट वन कंपोनेंट। बाकी सारे कंपोनेंट्स बेटा वो कितने वहां पे रिएक्ट कर चुके होंगे या कितने वहां पे बन चुके होंगे, उसके लिए हमें स्टोइशियोमेट्री का यूज करना पड़ता है ताकि हम बाकियों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाए। और याद रखना, दिस इज द स्टेप जहां पे मैंने शाहसवारों को गिरते हुए देखा है, ठीक है? जहां पे मैंने बहुत अच्छे बच्चों को बेटा फंबल करते हुए देखा है, जहां पे उनका दिमाग पता नहीं डल जाता है। इसलिए प्लीज ये वाला स्टेप जो है बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें, हम कैसे किसी के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड या फॉर्मेट बता सकते हैं। सपोज बेटा, सपोज मैं इसके बारे में क्वेश्चन कहता है इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिस A naught moles of A and B naught moles of B were reacted. तो मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद इनिशियल मोल्स लिए। फिर कहता है एट इक्विलिब्रियम स्टेज, राइट? A जो है इसके X मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेज इसके X मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं। जाहिर सी बात है बेटा, अगर सपोज इसके X मोल्स रिएक्ट कर गए हैं, ठीक है? I'll put it this way. I'll say let X moles of A are reacted up to equilibrium. इक्विलिब्रियम तक चूंकि A भी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, B भी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। सपोज क्वेश्चन कहता है कि इक्विलिब्रियम तक A जो है इसके X मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, फाइन। So, number of moles reacted for A have been given. They are equal to X moles. अब जाके याद रखना है बेटा, क्योंकि जब A रिएक्ट करेगा उसका जरूरी मतलब है कि B भी रिएक्ट करेगा, बिकॉज A अगर रिएक्ट करता तो B के साथ ही तो करता है। सो इक्विलिब्रियम तक कुछ ना कुछ B भी रिएक्ट किया होगा, और जब ये A और B आपस में रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स उन्होंने कुछ C भी बनाया होगा, उन्होंने कुछ D भी बनाया होगा। बात समझ रहे हो ना? उन्होंने कुछ सी भी बनाया होगा, उन्होंने कुछ डी भी बनाया होगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कितना बी रिएक्ट कर चुका है अप टू इक्विलिब्रियम, कितना सी बन चुका है, कितना डी बन चुका है अप टू इक्विलिब्रियम। इस बात का आपने बेटा ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए कितना वहां पे बी रिएक्ट कर चुका है वो कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है? उस चीज को समझाने के लिए मैं आपको वापस अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर की स्टोइशियोमेट्री पे लेना चाहूंगा, जहां पे बेटा सारे टीचर्स ने आपको यह सिखाया था कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बेटा किसी भी कंपोनेंट के, अगर किसी और के पता होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इसी रिएक्शन पे आऊंगा। इट वॉज N2 प्लस वी हैव 3 times H2 इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NH3। सपोज क्वेश्चन कहता है कि इसके इनिशियली हमारे पास 5 मोल्स थे, इसके इनिशियली हमारे पास 20 मोल्स थे, राइट बेटा? इनिशियली ऑब्वियसली ये कितना होगा? 0, राइट? फिर कहता है इक्विलिब्रियम तक इसके 2 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, राइट?
सो दैट मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड है फॉर द रिएक्टेंट ए, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं दे आर इक्वल टू सपोज 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं। जब इसके 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो ये कितना रिएक्ट करेगा, खुद सोचिए बेटा। जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं। जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है इसके 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं। जब इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे ये कितना रिएक्ट करेगा बेटा, दैट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। बात समझ रहे हो ना, दैट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो दैट वे इसके जो मोल्स रिएक्ट करेंगे दे विल बी इक्वल टू 6। इसी तरह से जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल्स बनते हैं, यानी कि जितना नाइट्रोजन रिएक्ट करता है अमोनिया उसका डबल बनता है। सो अब अगर नाइट्रोजन के 2 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा उसका डबल 2 इंटू 2, दैट मीन्स ये 4 मोल्स बन जाएंगे। बात समझ रहे हो ना, ये चीज आप ऑलरेडी सीख चुके हैं बेटा जब हम इससे पहले बात करते थे इन 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 द बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर। इसी तरह से कभी आपसे कहा गया इसके बारे में, ठीक है, सपोज बेटा मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन नाइट्रोजन के बारे में नहीं दी गई थी, हाइड्रोजन के बारे में दी गई थी। हाइड्रोजन के बारे में मुझे कहा गया इक्विलिब्रियम तक इसके 10 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं। अगर इक्विलिब्रियम तक इसके 10 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं बेटा तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन भी कुछ रिएक्ट कर चुका होगा। अब अगर इक्विलिब्रियम तक इसके 10 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं तो ये कितना रिएक्ट कर चुका होगा, सपोज इसके 10 मोल जो है दे हैव बीन रिएक्टेड अप टू इक्विलिब्रियम। अब ये कितना रिएक्ट करा होगा वो देखिए। जब इसके 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, ठीक है। जब 3 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करता है, फाइन। जब इसका 1 मोल रिएक्ट कर चुका होगा तो ये कितना रिएक्ट कर चुका होगा, 1/3, जाहिर सी बात है 1/3, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स रिएक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन उसके नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे बट वो कितना रिएक्ट कर चुका होगा, 1/3। सो अगर इसके 3 मोल्स के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट कर गया तो इसके 1 मोल के साथ ये कितना रिएक्ट कर चुका होगा, 1/3। लेकिन अगर इसके 10 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं तो ये कितना रिएक्ट कर चुका होगा, सो 10 मोल्स ऑफ H2 के साथ बेटा वो रिएक्ट कर चुका होगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 10। इजंट दैट 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब मैं इस पॉइंट को इसी तरह से अगर सपोज 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर चुके हैं और आपको देखना है कि अमोनिया कितना बन चुका है, ठीक है ना, मैं बाद में इसको रब करूंगा। फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे बाकी कंपोनेंट्स में स्टोइचियोमेट्री को यूज करके उनके नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं, कौन कितना रिएक्ट कर गया, कौन कितना बना। तो जब मेरे पास बेटा नाइट्रोजन के 2 मोल्स रिएक्ट करते थे, क्योंकि हाइड्रोजन उसके 3 टाइम्स रिएक्ट करता था, हाइड्रोजन के 6 मोल्स रिएक्ट करेंगे। जब मेरे नाइट्रोजन के 2 मोल्स रिएक्ट करते थे अमोनिया उसका डबल बनता है तो अमोनिया के 2 इंटू 2 4 मोल्स बन जाते थे। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर नाइट्रोजन के बजाय हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन दी गई, सपोज आपसे यह कहा गया बेटा हाइड्रोजन के 10 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं अप टू इक्विलिब्रियम, फिर मैं यह सोचता हूं जब हाइड्रोजन के 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं उसका तो 1 ही मोल रिएक्ट करता है। जब हाइड्रोजन के 3 मोल से इसका 1 ही मोल रिएक्ट कर गया बेटा तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हुए ये कितना रिएक्ट करेगा, दैट्स 1/3 सीधा ही। और अगर 1 मोल हाइड्रोजन के साथ इसका 1/3 मोल्स रिएक्ट करता है तो 10 मोल हाइड्रोजन के साथ वो कितना रिएक्ट करेगा, दैट इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 10, तुम 10/3 मोल्स। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं बेटा कि किसी एक की इंफॉर्मेशन को यूज करके दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जा सकते हैं। आई विल बी टेकिंग वन मोर एग्जांपल हियर, राइट, आई विल बी टेकिंग वन मोर एग्जांपल हियर। सी, अगर कभी मुझे कहा गया नाइट्रोजन के 10 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं और मुझे यह देखना है कि अमोनिया कितना बन चुका है, क्योंकि अगर मुझे Kc निकालना है तो मुझे हर एक की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए और हर एक का पता होना चाहिए कौन कितना रिएक्ट कर चुका है, कौन कितना बचा है, सब कुछ पता होना चाहिए बेटा। सो इफ आई वांट टू नो कि अमोनिया कितना बन चुका है जब इसके 10 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्री सेज जब इसके 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 मोल्स बनते हैं। तो यू कैन पुट इट दिस वे, जब 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं तब जाके 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। जब 1 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा तो अमोनिया कितना बनेगा, 2/3 मोल्स बनेगा बेटा अमोनिया। जब 1 मोल हाइड्रोजन ने 2/3 मोल्स अमोनिया बना दिया तो हाइड्रोजन तो 10 मोल रिएक्ट कर रहा है, सो 10 मोल से कितना अमोनिया बनेगा, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 10।
Isn't that? तो इस तरह से बेटा हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने अमोनिया भी निकाला कितना बना था, और आपने नाइट्रोजन भी निकाला वो कितना रिएक्ट कर चुका था। मेरा यही स्टेप आप समझने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके कितने रिएक्ट कर चुके हैं अप टू इक्विलिब्रियम, या किसके कितने मोल्स बन चुके हैं अप टू इक्विलिब्रियम। इसके लिए मैं आपके सामने एक जनरल इक्वेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, जनरल फॉर्म बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो जनरल फॉर्म तक पहुंचने के लिए पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस अंडरस्टैंडिंग के बाद अब मैं जनरल फॉर्मेट बता सकता हूं कि किसी भी कंपोनेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करेंगे अप टू इक्विलिब्रियम या बनेंगे अप टू इक्विलिब्रियम, वो कैसे निकाल सकते हैं। सो 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन कितना रिएक्ट कर गया, दिस मच, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड, this is the number of moles of nitrogen that has reacted with 10 moles of hydrogen, this is the number of moles of nitrogen that had reacted। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड अप टू इक्विलिब्रियम कैसे आपने लिखा, आपने न्यूमरेटर में लिखा 1, राइट, और वो 1 जो था वो इसका अपना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, वो इसका अपना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। तो अगर आपको किसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वो कितना रिएक्ट कर चुका है या बन चुका है, सबसे पहली टर्म बेटा उसका अपना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है ना। सो उसका अपना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो आई विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने बन रिएक्ट कर चुके हैं, दैट विल बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन क्या है, ठीक है, दैट वाज 1 डिवाइडेड बाय, आपने इसको 3 से डिवाइड किया, वो 3 क्या था, वो 3 असल में था स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट विल बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन क्या था, राइट। मल्टीप्लाइड बाय, आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 क्या था, दिस वाज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच वर रिएक्टेड अप टू इक्विलिब्रियम। हमने कहा ना, अगर सपोज हाइड्रोजन के 10 मोल्स इक्विलिब्रियम तक रिएक्ट कर चुके हैं तो ये 10 जो था दिस वाज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड। अब आपको एक बेटा जनरल सिचुएशन देखनी है, देखो, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन देखना है कितना रिएक्ट कर चुका है अप टू इक्विलिब्रियम, दैट विल बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द सेम थिंग यानी कि नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दी थी, आपको बताया गया था 10 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं अप टू इक्विलिब्रियम, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दी थी उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी थी उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बेटा वहां पे दिए थे, कितने रिएक्ट कर रहे हैं। सो चूंकि हाइड्रोजन के 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, वही 10 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने उसके बाद में लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड। सो किसी भी कंपोनेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करते हैं अप टू इक्विलिब्रियम या बनते हैं अप टू इक्विलिब्रियम, दैट विल बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द कंपोनेंट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, मल्टीप्लाइड बाय जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पे रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास बेटा एक जनरल कॉन्सेप्ट बनता है टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट रिएक्टेड अप टू इक्विलिब्रियम। अब ये चीज बेटा मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना मैं रख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। मैंने कहा लेट एक्स मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टेड अप टू इक्विलिब्रियम। ए जो है इसके ए नॉट मोल्स हमारे पास इनिशियली मौजूद थे, मगर इक्विलिब्रियम तक जाहिर सी बात है सारे का सारा रिएक्ट तो नहीं करेगा, तब तो रिएक्शन इरिवर्सिबल बन जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम तक इस ए नॉट में से कुछ मोल्स रिएक्ट कर गए, कितने मोल्स रिएक्ट कर गए, एक्स। अब अगर मुझे यह देखना है कि ये एक्स मोल्स रिएक्ट कर चुका है, ये एक्स मोल्स रिएक्ट कर चुका है, जाहिर सी बात है जब ये रिएक्ट करेगा ये भी तो रिएक्ट करेगा। अब अगर मुझे यह देखना है कि ये कितना रिएक्ट कर चुका है, ये बी जो है ये कितना रिएक्ट कर चुका है, वो देखिए किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने रिएक्ट कर चुके होंगे या बन चुके होंगे, दैट विल बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट कंपोनेंट। तो बी जो है इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बी। अगर मुझे बी के मोल्स निकालने हैं वो कितना रिएक्ट कर चुका है, दैट विल बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, चूंकि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालते थे, कितने वहां पे रिएक्ट कर चुके होंगे, दे विल बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जिसके मोल्स निकाल रहे हैं उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं बी के मोल्स निकालना चाहता हूं कितना रिएक्ट कर गया, तो दैट विल बी इक्वल टू उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय, आपको वहां पे बेटा हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन दी थी कि उसके 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, सो मैंने इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड किया विद द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट स्पीशीज जिसकी इंफॉर्मेशन दी थी। हमें इंफॉर्मेशन इस बारी किसकी दी है,
ए की इंफॉर्मेशन दी है उसके एक्स मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं बेटा। सो दैट मींस मुझे इस ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, इट शुड बी डिवाइडेड बाय ए। सो जिस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं दैट विल बी इक्वल टू उसका अपना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है डिवाइडेड बाय जिस कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन दी है उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है मल्टीप्लाइड बाय वो जिस कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन दी थी उसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे थे। चूंकि इसके एक्स मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल जो रिएक्ट करेंगे दैट विल बी बाय ए multiplied by x. Is that clear बेटा? That's b by a multiplied by x. इस तरह से आप आराम से बता सकते हैं बेटा कि b जो है उसके कितने मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं। लाइकवाइज जब आपको यह पता चला कि B कितना रिएक्ट कर चुका है आप ये आराम से बता सकते हैं बेटा कि वहां पे C कितना बना होगा, राइट? C कितना बना होगा वो देखिए, C कितना बना होगा। तो जिस भी कंपोनेंट के बारे में आपको देखना है कौन कितना रिएक्ट कर गया, कौन कितना बन चुका है, दैट विल बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट कंपोनेंट दैट इज C डिवाइडेड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी थी, हमें ए की इंफॉर्मेशन दी थी उसके एक्स मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, ठीक है ना? तो जिसकी इंफॉर्मेशन दी है उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट्स ए मल्टीप्लाइड बाय उसके कितने मोल्स वहां पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, दे आर इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से आपने बेटा सी के मोल्स बता दिए कि सी के वहां पे कितने बनेंगे। लाइकवाइज अगर आपको यह देखना है कि डी के कितने मोल्स बनेंगे, जिसके मोल्स निकालने हैं उसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी है उसका कोएफिशिएंट दैट्स ए मल्टीप्लाइड बाय उसकी कितनी इंफॉर्मेशन है उसको वो कितना यूटिलाइज हो चुका है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? इस तरीके से किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स पता करने के बाद आपने किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स बता दिए कौन कितना वहां पे रिएक्ट कर रहा है या कौन कितना वहां पे बन रहा है, ठीक है? दैट वाज अबाउट कि अगर सपोज इसके एक्स मोल्स ए के रिएक्ट कर रहे हैं, सपोज क्वेश्चन आपसे कहता है लेट वाई मोल्स of B are reacted up to equilibrium. क्वेश्चन सेम है, हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है A times A plus B times B in equilibrium with C times C plus D times D, right? The reaction is started with A naught moles of A and B naught moles of B. Then the question is saying at equilibrium Y moles of B have reacted. At equilibrium Y moles of B have reacted. So अगर इक्विलिब्रियम पे इसके Y मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं तो इस बारी इंफॉर्मेशन किसकी दी है, B की, तो B जो है बेटा इसके Y मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं। जब आपको B की इंफॉर्मेशन दी हो, इसके Y मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, तो आपको यह देखना है कि ये कितना रिएक्ट करेगा, आपको यह देखना है ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ठीक है? जब इसके Y मोल्स रिएक्ट करते हैं तो ये कितना रिएक्ट करेगा बेटा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी है, B की इंफॉर्मेशन दी है उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दैट्स मल्टीप्लाइड बाय Y। लाइकवाइज अगर आपको देखना है कि C के कितने मोल्स वहां पे बन चुके हैं, जिसके मोल्स निकालने हैं उसका कोएफिशिएंट दैट इज C डिवाइडेड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी है, इस बारी B की इंफॉर्मेशन दी थी, डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट दैट्स B मल्टीप्लाइड बाय वो कितना रिएक्ट कर चुका है, दैट्स मल्टीप्लाइड बाय Y। लाइकवाइज बेटा अगर हमें देखना है कि D वहां पे कितना बन चुका होगा, उसका अपना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट स्मॉल d डिवाइड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी है उसका कोएफिशिएंट दैट इज स्मॉल b मल्टीप्लाइड बाय वो कितना रिएक्ट कर चुका है, दैट्स y। इस तरीके से बेटा आपको तो सिर्फ B के बारे में कहा गया था, उसके Y मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपने आराम से बता दिया कि A कितना रिएक्ट करेगा, C कितना बनेगा, D कितना बनेगा, आपने सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया है। लाइकवाइज अगर आपको बेटा कभी C के बारे में कहा गया, ठीक है, सपोज आपको कहा गया लेट Z moles of C are formed, let Z moles of C are formed at equilibrium या up to equilibrium, right? अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पे C के Z मोल्स बन चुके हैं, राइट बेटा, वापस आइए अपने पिछले स्क्रीन पे, C के जो हैं Z मोल्स बन चुके हैं अप टू इक्विलिब्रियम, यानी कि इस बारी इसकी इंफॉर्मेशन दी है। अब आप मुझे बता सकते हैं फिर A कितना रिएक्ट, क्योंकि जब C बना होगा जाहिर सी बात है A रिएक्ट कर गया होगा। तो अगर इस बारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मैं चूंकि आप ये लिख चुके हैं मैं इस पार्ट को बेटा रब कर रहा हूं। हमें इसके बारे में कहा गया कि इसके Z मोल जो हैं दे आर फॉर्म्ड, इसके Z मोल जो हैं दे आर फॉर्म्ड।
अगर इसके Z मोल्स बेटा बन चुके हैं, ये भी कुछ बना होगा, ये भी कुछ रिएक्ट कर चुका होगा, ये भी कुछ रिएक्ट कर चुका होगा। अब कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके रिएक्ट कर चुके होंगे कैसे निकालोगे? उसका अपना कोएफिशिएंट डिवाइड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी है उसका अपना कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय जो इंफॉर्मेशन दी है वो मल्टीप्लाई कर दें। Z मोल्स खर्च हो चुके थे, मल्टीप्लाइड बाय Z। लाइकवाइज अगर आपको देखना है कि इसके कितने मोल्स खर्च हो चुके हैं, दैट विल बी इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी थी उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स खर्च हो चुके थे। अगर आपको डी के बारे में निकालना है बेटा, इसके कितने मोल्स वहां पे बन चुके होंगे, दैट विल बी इक्वल टू इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दी थी सी की उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बेटा वहां पे बन रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकाला, हर एक सिर्फ सी की इंफॉर्मेशन दी थी मगर आपने ए का भी निकाला, बी का भी निकाला, डी का भी निकाला, किसके कितने मोल्स बेटा वहां पे बन चुके हैं या किसके कितने मोल्स वहां पे रिएक्ट कर चुके हैं up to the equilibrium stage. Is that part clear? I hope this point is clear to you. आज मैं कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज अभी दिल्ली दूर है, राइट बेटा? वी आर बेसिकली yet to finish with the entire procedure. हम कैसे केसी तक पहुंच पाएंगे, लेकिन this is the most important step. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका नंबर ऑफ मोल्स किसके कितने रिएक्ट कर चुके हैं, किसके कितने बन चुके हैं अप टू इक्विलिब्रियम, राइट बेटा? इस स्टेप पे पूरी तरह से अपना फोकस बनाए रखें, लेकिन एक जनरल ट्रिक याद रखेंगे, जनरल कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। किसी भी कंपोनेंट के अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, कौन कितना रिएक्ट कर गया है या कौन कितना बन चुका है अप टू इक्विलिब्रियम, दैट नंबर ऑफ मोल्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू उसका अपना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है डिवाइडेड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी है उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है मल्टीप्लाइड बाय उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं या उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बन चुके हैं, इफ दैट इज द प्रोडक्ट। इज दैट पार्ट क्लियर? रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डूइंग टुमारो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।